न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश के सभी राज्यों में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने जनता की खुशहाली की कामना की है। पीएम मोदी ने देश के लोगों को शनिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सभी को 2022 मुबारक। ये साल सभी के जीवन में अच्छी सेहत और अपार खुशहाली लाए। हम प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूते रहें और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए और कठिन परिश्रम करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के एक क्लिप को भी साझा किया जिसमें उन्होंने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। कहा कि ये साल सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। हमारे यहाँ कहा गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थ। और इसी के साथ 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए वॉक इन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध होंगे। इस एज ग्रुप का कोरोना वैक्सीनेशन 3 जनवरी से यानी कि अब से 2 दिन बाद शुरू होगा, जहां कोविन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं ऑन साइट रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के दिन यानी कि 3 जनवरी से शुरू होगा। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इस एज ग्रुप के लोग 1 जनवरी से अपने आईटी कार्ड का इस्तेमाल कर कोविन ऐप पर स्लॉट बुक कर सकते हैं। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने पहले ही कहा था कि आधार और अन्य राष्ट्रीय पहचान पत्रों के अलावा बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने 10वीं क्लास के आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को अपने संबोधन के माध्यम से घोषणा की थी कि 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एहतियात के तौर पर वैक्सीन के बूस्टर डोज भी लगाई जाएंगी। तो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ऐलान पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया था 25 दिसंबर को, और आज से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं 10th क्लास के, और साथ ही साथ 3 जनवरी से वैक्सीनेशन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जहां एक तरफ तो हम साल 2022 का खुशी, उत्साह और प्रेम के साथ आगाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस साल की शुरुआत एक दुखद हादसे से भी हुई है। रूबरू कराते हैं उस खबर से आपको। जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई है। ऐसी जानकारी है कि इसकी वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यहां पर भगदड़ मच गई थी। घटना त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर की बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान भगदड़ मच गई और एक वरिष्ठ अधिकारी और श्राइन बोर्ड के अधिकारी मौके पर वहां पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि कई लोग मृत भी पाए गए हैं और उनके शवों को पहचान करना और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के लिए अस्पताल उन्हें भेज दिया गया है। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया। कई घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, मंत्री जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से भी बातचीत की गई। स्थिति का जायजा लिया गया है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की घटना से उत्पन्न हुए दुख की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों को हर संभव चिकित्सीय मदद और सहायता प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया कि भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों के इलाज का खर्च भी श्राइन बोर्ड उठाएगा।
तो बहुत ही दुखद खबर है साल की शुरुआत में ही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज का रुख कर लेती हूँ। चंदन, जहां एक तरफ हम नए साल का आगाज कर रहे हैं खुशी के साथ, वहीं बहुत ही दुखद ये खबर हम लोगों के सामने आई है वैष्णो दरबार भवन से। और ऐसे में अभी तक क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी नेहा, नए साल की शुरुआत में जिस तरीके से ये खबर आई है निश्चित तौर पर दुखी करने वाली खबर है। और जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार रात तकरीबन 12:15 पर यह हादसा हुआ, जहां बताया जा रहा था कि जो भीड़ थी वो अचानक से अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। तो इस हादसे में अब 12 लोगों की मौत की जो है पुष्टि हो चुकी है। वहीं 15 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। इन 15 लोगों में से 4 लोगों को वापस डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हो या फिर तमाम जो वरिष्ठ नेता हो केंद्र सरकार के, वो निगरानी कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों को 12 लाख रुपए की मदद राशि का भी जो ऐलान है वो किया गया है। तो साफ तौर पर भगदड़ के पीछे की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि हर साल 31 दिसंबर के दिन खास तौर पर जम्मू कश्मीर में देश से काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और इसी दौरान जो भीड़ है वो दोनों तरफ से अनियंत्रित हो गई, जिस कारण ये दुखद हादसा हुआ। लेकिन चंदन, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि लोग साल की शुरुआत ऐसे करना चाहते हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पहुंचते हैं ताकि उनके साल की शुरुआत मां के दर्शन के साथ हो। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतना के जरूरी नहीं लगा। और ऐसे में जब हालात कोविड की वजह से अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद इतने भीड़ का वहां पर इकट्ठा होना और फिर भीड़ का अनियंत्रित हो जाना और इतना बड़ा हादसा पेश आना। जी, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है और एक तरफ जहां वैष्णो देवी में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई, फिर अफवाह मची और उसके बाद ये भगदड़ हुई जिसमें तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हैं। तो इस पूरे घटना को लेकर अब एक हाई लेवल की जांच कमेटी जो है वो बैठा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है। वहीं आप ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिसमें तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जारी कर दी गई है। इन हेल्पलाइन नंबर्स के मदद से जो लोग हैं वो अपने परिजनों का पता लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह हादसा के पीछे लापरवाही का कारण क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन नए साल की शुरुआत में इस तरीके की घटना से पूरा देश दुखी है। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे हादसे के बाद जो पूरी यात्रा थी वो कुछ देर के लिए रोक दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस यात्रा को शुरू कर दिया गया है। पुलिस की कड़ी व्यवस्था और बंदोबस्त के बीच एक बार फिर जो श्रद्धालु है वो माता वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चंदन, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत दुखद ये हादसा साल की शुरुआत में पेश आया, जिससे हर कोई चिंतित है, व्यथित है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये खबर सामने आई है और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से करीब 12 लोग बताए जा रहे हैं जो मृत पाए गए हैं, जिनकी पुष्टि कर दी गई है कि, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जैसा कि हमने अभी आपने डिस्कशन में भी सुना, कि जब एहतियात के तौर पर हम इतने अलर्ट और सतर्क हैं और उस दौरान उस बीच माता वैष्णो देवी के मंदिर में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और किसी भी अफवाह की वजह से या किसी भी बात की वजह से भीड़ का अनियंत्रित हो जाना और उसके बाद इतना बड़ा हादसा पेश आना जरूर जांच का विषय है। और साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी होगा कि अब हालात ऐसे दोबारा ना हो। तो जम्मू कश्मीर में नए साल पर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। 4 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और मिली जानकारी के मुताबिक घटना में मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया परिसर में आपको बता दें कि परिसर में मचे भगदड़ की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया गया कि नए साल के मौके पर काफी तादाद में श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने आए थे। ऐसा पहली बार नहीं है, हर साल ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। और इसी बीच जब ये हादसा पेश हुआ है तो राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना
दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है। कहा कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करे। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवार वालों के साथ है। इसी बीच पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि मरने वाले लोग यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां एक तरफ ये हादसा पेश आया, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में शुक्रवार शाम से चल रहे नए साल के जश्न को अचानक पुलिस ने बंद करा दिया, क्योंकि रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और इसके बाद पुलिस ने एहतियात तौर पर पर्यटकों से भरे रिज मैदान को खाली कराया। इस दौरान पर्यटकों को ओमिक्रॉन का हवाला देकर मैदान से वापस भेजा गया, जबकि पुलिस के मुताबिक वजह कुछ और है। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से शिमला में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। दरअसल राजधानी शिमला के रिज मैदान में शुक्रवार शाम से नए साल का जश्न चल रहा था और बहुत सी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे थे अपने नए साल की सेलिब्रेशन के लिए। अब ऐसे में हजारों की संख्या में पर्यटक मैदान में जुटे थे। इसी दौरान पाकिस्तान से मिली आतंकी धमकी के बाद एहतियातन तौर पर चल रहे जश्न को रोक दिया गया और पुलिस ने मैदान को खाली करा दिया। बताया जा रहा है कि बम प्लांट करने की जिम्मेदारी कश्मीरी मूल के एक व्यक्ति को दी गई थी। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एहतियातन तौर पर होटल्स, गुरुद्वारों, मस्जिदों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल यहां पर लगातार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन चीन, रूस, भारत समेत दुनिया के कई देशों में संक्रमण से दहशत का माहौल है। कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नियंत्रण से बाहर हो गया है। दुनिया के कई देशों की सरकारें संक्रमण के प्रसार को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। दिसंबर महीने में ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में औसतन हर दिन लगभग 9 लाख मामलों का पता चला। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में संक्रमण के मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन शुरू होने के 1 साल से ज्यादा समय के बाद अमेरिका में कोविड-19 के नए मामले औसतन 2,65,000 प्रतिदिन से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक साल 2021 की शुरुआत में मध्य जनवरी में यानी मिड जनवरी में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों की संख्या करीब 2,50,000 के आसपास थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार एंथनी फॉसी का दावा है कि जनवरी के आखिर तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामले चरम पर होने की संभावना है। फ्रांस की बात करें तो यहां पर कोरोना का ओमिक्रॉन प्रमुख वेरिएंट बन गया है और पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है। देश के स्वास्थ्य एजेंसियों के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में फ्रांस में किए गए 62.4% टेस्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यहां पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,32,200 मामले दर्ज किए गए। देश में संक्रमण की शुरुआत होने के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है। अब बात मौसम की कर लेते हैं। नए साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते शहर में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। शनिवार सुबह नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली में मौसम काफी ठंडा हुआ है, जबकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और हल्की बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर रहा है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि राजधानी में कोहरा छाया रहेगा। जम्मू में भी नए साल की शुरुआत भीषण ठंड से हुई। शहर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अब ऐसे में श्रीनगर, लेह जैसे इलाकों में तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। यहाँ श्रीनगर में -3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के जाने की संभावना जताई गई है। फिलहाल अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उधर लेह की बात करें तो यहाँ पर पारा और गिरेगा। यहाँ -16 डिग्री न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है।
रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के अपने संबोधन में ताइवान और मुख्य भूमि चीन के एकीकरण की आकांक्षा जाहिर की है। उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया और हाल ही में हुई उस महत्वपूर्ण बैठक का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने सत्ता में अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल का रास्ता उनका साफ हो गया है। शी का राष्ट्र के नाम संबोधन टेलीविजन के जरिए प्रसारित हुआ। इसमें उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि के पूर्ण एकीकरण की आकांक्षा ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों ओर के लोगों की है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों की तरफ से बनाए गए दबाव और ताइपे को उनके द्वारा समर्थन करने की पृष्ठभूमि में शी द्वारा ताइवान का जिक्र करना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चीन स्वशासित ताइवान को मुख्य भूमि का हिस्सा बताता है। उनके हाल ही के महीनों में ताइवान के वायु रक्षा सैन्य में विमानों को उड़ाकर तनाव काफी बढ़ा दिया गया था। उसने ताइवान के निकट सैन्य अभियान को भी संचालित किया। तो आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया और इस संबोधन को उन्होंने टेलीविजन के माध्यम से दिया और जनता को संबोधित करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं भी शी जिनपिंग ने देशवासियों को दी। तो शी जिनपिंग ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी और वहीं न्यूजीलैंड का भी दृश्य आपको दिखाते हैं जहां पर नए साल के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। हालांकि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इस साल का जश्न फीका रहा है। दुनिया भर के लोग 2021 को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले सामने आने के बाद लोगों के नए साल के प्लान को भी काफी ज्यादा चेंजेस उनमें कह सकते हैं कि हुए हैं। यही वजह है कि इस बार लोग ऑकलैंड में काफी मौन तरीके से आतिशबाजी का आनंद उठाते नजर आए हैं। न्यूजीलैंड नए साल का जश्न मनाने वाले पहले स्थानों में से एक है। स्काई टावर और हार्बर ब्रिज समेत ऑकलैंड में कम रोशनी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। हालांकि न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन का उतना खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है और वो सावधानी बरती भी गई है। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि आतिशबाजी का लुत्फ लोगों ने उठाया और उसी लुत्फ के साथ उन्होंने नए साल का आगाज किया है। तो ऑकलैंड की ये तस्वीरें हैं आपके सामने और न सिर्फ कि न्यूजीलैंड ऑकलैंड की हम बात कर रहे हैं, बल्कि भारत देश में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया है नए साल का। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, मामलों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और वही एहतियात यहां पर यानी न्यूजीलैंड ऑकलैंड जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर भी बरती गई है। तो लोगों ने जश्न का खूब लुत्फ उठाया है, आनंद लिया है और आनंद कैसे लिया? आतिशबाजियों के संग। आप देखिए आतिशबाजियों के साथ किस तरह से रोशनी फैली और साथ ही साथ 2021 को अलविदा कहते हुए 2022 का स्वागत किया, आगाज किया पूरी खुशी के साथ, उत्साह के साथ। और अमेरिका के कोलोराडो राज्य के डेनवर के जंगल में आग लगने की वजह से करीब 1000 मकान, होटल और एक शॉपिंग सेंटर जलकर खाक हो गया है। आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। डेनवर के बारे इलाकों में गुरुवार सुबह आग में कम से कम 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बोल्डर काउंटी के शेरिफ जो पेले ने बताया कि क्षेत्र में 169 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा के कारण भड़की आग फैलने से कुछ और लोगों के
हताहत होने की आशंका है। पेले ने कहा कि इतनी भीषण आग है जिसे तत्काल नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बचाव अभियान के लिए क्षेत्र में तैनात डिप्टी शेरिफ और अग्निशामक कर्मचारियों को भी निकलना पड़ा। करीब 21,000 की आबादी वाले लुइसविल शहर को खाली कराने का आदेश भी दिया गया और इससे पहले सुपीरियर को खाली करने का आदेश दिया गया था, जहां की आबादी करीब 13,000 है। ये पड़ोसी शहर डेनवर के उत्तम पश्चिम में लगभग 20 मील दूरी पर स्थित है। और तस्वीरें जरा आप देखिए और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण ये आग रही होगी और तेज हवाओं की वजह से ये आग फैलती गई और इस पर काबू पाना मुश्किल होता चला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।